नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। महाकुंभ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं की अपार आस्था का सैलाब उमड़ा है। 30.65 लाख श्रद्धालुओं ने 8 बजे तक संगम में स्नान किया है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। अब तक 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। महाकुंभ में बढ़ती भागीदारी। तो श्रद्धालुओं की अपार आस्था का सैलाब उमड़ा है। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब। और अभी तक जो कल्पवास है वो भी लोग वहां पर कर रहे हैं संगम तट के किनारे। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 8 बजे तक संगम में स्नान किया है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं। और बेहद अद्भुत नजारा लगातार महाकुंभ के सामने आ रहा है। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलने वाला है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं की अपार आस्था का ये जन सैलाब लगातार नजर आ रहा है संगम तट से। प्रयागराज में लोग महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं किए गए हैं। वॉर रूम बनाया गया है जिसकी मॉनिटरिंग आला अधिकारी कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं और लगातार आस्था और श्रद्धा का जो तस्वीरें हैं महाकुंभ से वो लगातार सामने आ रही है। खबरों में बढ़ते आगे। दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट सामने आया है। दिल्ली में 1284 जगहों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 10 ईवीएम स्टोरेज सेंटर्स की व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान 51,000 लीटर शराब जब्त किया गया है। करीब 5.2 करोड़ कैश जब्त किया गया है। 8,900 हथियार जमा कराए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ये डेटा सामने लाकर रखा है सभी के सामने। 30,000 से ज्यादा पुलिस कंपनी तैनात रहेगी। 104 कंपनी आउटसाइड फोर्स हमें मिली है। 9,000 होमगार्ड की तैनाती होगी। तो हथियार जमा कराए गए हैं और ऐसे में क्योंकि कल पोलिंग होनी है, कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के उसके बारे में इसको मैं अपनी ब्रीफिंग को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। पहला हम बात करेंगे कि अभी तक चूंकि आज कैंपेनिंग खत्म हो गई है, अब तक हमारा क्या स्ट्रैटेजी रही है और उसकी हमारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। और उसके बाद से जो अगले 3 दिन जो कि हमारे इलेक्शन पोलिंग डे और उसके बाद जो हमारा काउंटिंग डे तक हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपने जोन के बारे में बता दूं कि हमारे जोन में जो है करीब 1284 जो है वो पोलिंग प्रोमाइसेस हैं, जिसमें 6,667 पोलिंग बूथ्स हैं। इनमें से करीब 238 हमारे क्रिटिकल पोलिंग प्रेमाइसेस हैं और इसमें जो बूथ्स की संख्या है वो करीब 1700 के आसपास की है। इसके अलावा हमारे 10 ईवीएम गार्डिंग स्टोरेज और सेंटर्स हैं जहाँ पर कि हमको अलग से डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। और हमारे जोन में करीब 21 मेजर बॉर्डर्स हैं यूपी और हरियाणा से लगते हुए, और इसके अलावा करीब 47 माइनर छोटे बॉर्डर्स हैं जिसको भी हमको गार्ड करना पड़ता है। तो 10 तारीख को जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आया था, तब से जो है हमारी इलेक्शन रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा एक्टिविटीज़ है वो चालू हो गई थी। और ख़ास करके 20 तारीख के बाद जबकि नॉमिनेशन विड्रॉ करने का लास्ट डे था, उसके बाद से फिर जो है वो हमारा
टोटल जो कैंपेनिंग पार्टीज़ ने चालू कर दी थी, तो हमारा एक अलग लेवल का डिप्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि उसके पहले जो कैंपेनिंग था उसकी भी रफ्तार थोड़ी सी कम थी। इसमें हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम जो ज़िलों से फोर्स को मोबिलाइज़ किया, ताकि जो हमारे इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उनको हम मैन कर सकें। वहाँ पे सब पे CCTVs हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, उसको इंश्योर किया गया कि वो काम करते रहें। जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे जो हरियाणा पुलिस और UP पुलिस हैं, उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स की गई, उनके साथ मिरर नाके लगवाए गए, वहाँ पे चेकिंग चालू की गई। जो FSTs और SSTs बनाई गई हैं, उनके साथ हमको अपने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट जब इन प्लेस हुआ, उसके बाद से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये वो जगहें थी जहाँ पर कि लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे शराब बिकती है या यहाँ पे जो है ड्रग्स इत्यादि बिकती हैं। और इसके अलावा हमने जो है लोकल इंटेलिजेंस वगैरह भी गैदर करना चालू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद से उनके ऊपर हमने वो भी किया, प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सीज़र है इस बार का, चाहे वो लिकर का है, चाहे ड्रग्स का है, चाहे कैश का है, चाहे जो इलिसिट आर्म्स भी हमने जो है इस बार वो किए हैं, जब्त किए हैं इस दौरान जिसका सीज़र हुआ है, वो काफ़ी हाई है। जैसे यदि हम लिकर की बात करें तो इस बार जो अब तक हमने 51,000 लीटर करीब से भी ऊपर शराब पकड़ी है, जो कि अगर हम 2020 का चुनाव देखें तो उसमें करीब 32,000 लीटर थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये 32,000 से बढ़ा करके 40,000 के आसपास हो गई है। सिमिलरली जो ड्रग्स का सीज़र है, अगर हम केजीज़ में देखें तो करीब 114 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जबकि 2020 में ये करीब 50 किलो के आसपास की थी। 217 जो है हमने इलीगल आर्म्स पकड़े हैं इस दौरान, जो कि 2020 में 197 के आसपास के थे। और जो कैश है वो हमने करीब 5.2 करोड़ सीज़ किया है। ये 2020 में ये केवल 1.05 करोड़ ही था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट रहा है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। और इसके अलावा जो हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी काफ़ी हाई रहा है इस बार। जैसे हमने करीब 1 लाख लोगों को जो है प्रिवेंटिव एक्शन में इस बार हमने लिया है, अलग अलग धाराओं में प्रिवेंटिव जो सेक्शंस हैं उसमें। और इसमें करीब 25,000 लोगों को हमने गुड बिहेवियर के लिए बाउंड डाउन भी किया है। और इस दौरान हमने जो हमारे लाइसेंस्ड आर्म्स होल्डर होते हैं उनके आर्म्स को भी हम जमा कराते हैं इस दौरान। तो उसमें करीब 8,900 के आसपास हमने जो है आर्म्स भी इस बार जमा करवा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान जुड़ चुके हैं। अजय, दिल्ली में कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयार? बिल्कुल बता दें कि कल जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही थी और कल से 5 बजे से चुनाव प्रचार भी थम गया है, तो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। और बता दें कि दिल्ली के अंदर 84 ऐसे बूथ बनाए गए जहां पर वोटिंग की जाएगी। उसके अलावा 10 EVM सेंटर बनाए गए जहां पर EVM सभी को रखा जाएगा, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो दिल्ली के अंदर जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा रही है। चेकिंग भी गाड़ियां पूरी रात चेकिंग चली गई है और गिरफ्तारी भी गई है। तो ऐसे में कहीं ना चुनाव खंड है और इसका चुनाव जो होना है वो कहीं ना तरफा हो जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव क्या रहता है। लेकिन दिल्ली की जनता को तो अपील भी की जा रही है कि सभी घर से निकले वोट डालें। तो देखिए जिस तरह चुनाव तीनों पार्टियों ने लगातार एक से बढ़कर एक अपना प्रचार किया और सभी की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता किसके बाद आए। तो देखना ये होगा कि तो आज की दिन है कहाँ पर और देखना होगा चुनाव आयोग निष्पन्न कर दिया है। बड़ी शांतिपूर्ण से इस बार प्रचार किया गया और पिछली बार से बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अधिक जो सामग्री पकड़े गई, बात करें चाहे 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति पैसा वो पकड़ा गया, वही शराब की बात करें, 51,000 लीटर की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुद्दे। तो देखना यही होगा कि आखिर जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक्टिव रही और जगह चेकिंग के दौरान जो ये क्या, तो अब बॉर्डर पर सारे बताते हैं कि बॉर्डर पर भी ये पूरी तरह से निगरानी रखी गई है। क्योंकि आज भी गतिविधि काफी देखी जाती है, क्योंकि 2 दिन समय होता है जिसमें काफी
दिया गया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की सख्ताई भी ज्यादा बढ़ा दी गई है और चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, ऐसे में चेकिंग की जा रही है लगातार, जो वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है क्योंकि मात्र 24 घंटे के अंदर ही अब वोटिंग भी की जाएगी अजय, क्योंकि 1200 से ज्यादा जगहों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन पोलिंग बूथों पर वोटर्स के लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात करें दिल्ली में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जो पोलिंग बूथ पर काफी सुविधाएं बढ़ाई जाती है, क्योंकि अभी तो सर्दियों का समय है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग लोग, उनके आने जाने की व्यवस्था की गई है ताकि वो पहुंच जगह आराम से वोट जा सके। और पानी व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आज से ही वहाँ पर टेंट वेंट लगा दी गए ताकि लोग आराम से रहें और बैरिकेड लगा दी गए ताकि लोगों की भीड़ भाड़ ना हो, शांतिपूर्ण से निकले। पुलिस भी बढ़ा दी गई है। तो देखिए हर बूथ पर कहने व्यवस्था पुलिस कंट्रोल है ताकि वोटर आए और अपना वोट शांतिपूर्ण से डाल कर जाए। क्योंकि कुछ गतिविधियां होती है कि कुछ टाइप के बच्चे होते हैं जो हंगामा करते हैं लैंड के अंदर या बूथिंग के अंदर, उसको देखते हुए भी निगरानी और कैमरे भी लगाए गए। किसी तरीके का हंगामा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन सख्ती के साथ पोलिंग बूथ पर उनकी तैनाती की जाएगी। सवाल यही है कि कितने पिंक बूथ बनाए गए हैं इस बार दिल्ली में अजय? देखिए पिंक बूथ की जो महिलाओं की हमेशा बात करें, दिल्ली के अंदर 2 लाइन होती है की अलग होती है और वहीं तो महिला की अलग होती है। तो पिंक बूथ भी काफी बनाए गए हैं ताकि कोई भी समस्या सामना आए, क्योंकि सभी में भीड़ ज्यादा हो जाती है, उसके कारण तो होता है। लेकिन उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है और चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शांतिपूर्ण से सभी को लाइन में वोट डालने का अधिकार है और आज से जाए बाकी। लेकिन वहाँ पे जो प्रशासन टाइट है तो उसको पहले ही तैयार की गई ताकि कोई भी ऐसी घटना सामने ना आ सके। बिल्कुल, ऐसे में महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही अब वोटिंग की जानी है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके लिए पिंक बूथ की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती होगी, महिला अधिकारी वहां पर तैनात की जाएंगी। 10 ईवीएम स्टोरेज सेंटर्स की व्यवस्था की गई है अजय, वहां पर किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी? देखिए वहाँ पर जिस तरह से जो 10 ईवीएम रखी गई हैं और देखो जिसके बाद जब चुनाव खत्म होगा उन ईवीएम को रखा जाएगा, वो पूरी तरह से लैस कर दिया गया है ताकि कोई भी घटना ना हो सके, क्योंकि पूरा सील कर दिया था एरिया, क्योंकि आसपास में फोर्स लगाई जाती है तो इस तरह की कोई भी गतिविधियां ना हो सके। क्योंकि कड़ी सुरक्षा के अंदर ये ईवीएम रखी जाएंगी, क्योंकि देखा गया है कि कई बार कहीं ना कहीं घटना सामने आती है, कुछ वीडियो सामने आती है कि किस तरह की ईवीएम बदली जाती है डीएम एसडीएम के मतलब में, तो उसको देखते भी निगरानी बढ़ाई गई है कि जो भी होगी निगरानी एसडीएम की निगरानी में होगा, अधिकारियों की निगरानी में होगा, ताकि शांति रूप से जब खत्म होता है वोटिंग तो उसके बाद पूरी गाड़ी सील की जाती है, चेकिंग की जाती है, जो अंदर जो कैंडिडेट होते हैं उनके सामने रखा जाता है, उसके बाद वहाँ पहुंचाई जाती है। उसके बाद ही सुरक्षा और कड़ी कर दी जाती है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो, ताकि आरोप लगाए, क्योंकि आरोप पे आरोप लगातार कहने लगाए जाते हैं और ईवीएम पर सवाल जो खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने कई ऐसे नियम बनाए हैं ताकि शांति रूप से ईवीएम वहां तक पहुंच सके। क्या उस ईवीएम स्टोरेज सेंटर्स के आसपास राजनीतिक के जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी मौजूदगी होगी या स्टोरेज सेंटर के आसपास किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है अजय? बिल्कुल, देखिए ईवीएम जहाँ रखी जाती है वहाँ से 200 मीटर दूर बैरिकेड कर दिया जाता है ताकि कोई भी वहाँ ना पहुँच सके। लेकिन वहाँ उसके बाद कार्यकर्ता हर पार्टी का मौजूद होता है कि ऐसे में देखिए अंदर की सुरक्षा प्रशासन की होती है ताकि अंदर कोई ना जा सके उसको। लेकिन उसके बाद जो निगरानी रखी जाती है कि ताकि कोई भी गतिविधि ना हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी निगाह होती है ताकि गड़बड़ ना हो सके। यानी कि जो राजनीतिक जो पार्टियों के अलग अलग कार्यकर्ता हैं उनकी भी मौजूदगी होगी, लेकिन कई प्रतिबंध स्टोरेज सेंटर के पास लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की सख्ती भी वहां पर लगातार बनी हुई है अजय, क्योंकि 25,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साफ तौर पर हम देख भी सकते हैं सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमाओं के आसपास किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है और ये भी बताइए कि क्या, क्योंकि कल छुट्टी भी होने वाली है, सार्वजनिक अवकाश होने वाला है दिल्ली में, उसको लेकर क्या यातायात व्यवस्था में भी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए चुनाव का दिन है और चुनाव के समय देखते हुए ही कल का दिल्ली में अवकाश रखा गया। यात्री सभी सेंटर की बात करें, कोचिंग की बात करें, दफ्तर की बात करो, सभी को छुट्टी अवकाश पर कर दिया गया है। और अगर मोटर की बात करें तो मोटर में जो गाड़ियां आती हैं जाती हैं, जिस गाड़ी पे कुछ शक होता है तो उस गाड़ी को पूरी तरह से चेक किया जाता है और हर गाड़ी को पूछा जाता है कहाँ जाना है, क्या है और आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आखिरकार आप दिल्ली से गुड़गांव से जा रहे हैं, गाँव से जा, तो ऐसे में पंजाब से गाड़ियाँ आ रही है या दिल्ली जा रही है, तो ऐसे में पूरी सख्ताई कर जा रही है। यूपी से कोई गाड़ी आती है बॉर्डर पर तो वहाँ बहुत सख्ताई कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं गतिविधि होती है कि दिल्ली के अंदर कुछ इंडिकेटर सामान तो नहीं जा रहा है ताकि सामग्री न बांटी जाए या कुछ, तो इसको देखते हुए सख्ताई बढ़ाई गई है।
बाकी आम लोग आराम से आ रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद ही दिल्ली के अंदर एंट्री की जाए रही। यानी कि लोगों की चेकिंग हो रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है, लोगों के डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया विनय अजय आपका इन तमाम जानकारी। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 210 मतदेय स्थलों की होगी वेबकास्टिंग। 25 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी होगी। 71 मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर। 9 टीम उड़नदस्ता और 9 टीम स्टैटिक निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। 6 टीम करेगी वीडियो निगरानी। 2 सुपर जोनल और 4 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर लगातार वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, यानी कि कल वोटिंग हो जाएगी। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से जो चुनावी मैदान है उसे तैयार कर लिया गया है। हालांकि अब नतीजे किसके पक्ष में आते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मिल्कीपुर का उपचुनाव चुनाव नहीं चुनौती है। एक तरफ मिल्कीपुर की समझदार जनता है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक पक्षपात। पीडीए की एकता के सामने कोई भी छलबल काम नहीं आएगा। पीडीए के पक्ष में आया अयोध्या का परिणाम फिर से मिल्कीपुर में दोहराया जाएगा। तो लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले ही अब प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है और अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट बीजेपी को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं, प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं। कल मिल्कीपुर की सीट पर भी उपचुनाव होना है, ऐसे में तमाम तरीके से तैयारी कर ली गई है। तो पीडीए के सामने छलबल काम नहीं आएगा। जिस तरीके से अयोध्या में जीत मिली थी समाजवादी पार्टी को, मिल्कीपुर में भी जीत हासिल करके वो इतिहास को दोहराया जाएगा। अखिलेश यादव बेहद आत्मविश्वास के साथ इस चुनावी मंजर में नजर आ रहे हैं। हालांकि किसके पक्ष में जनता इस बार वोट करती है ये देखने वाली बात होगी। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अखिलेश का ये पोस्ट बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए वो नजर आए हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है और लगातार इससे चुनौती बीजेपी भी देख रही है। प्रतिष्ठा का सवाल है भाजपा के लिए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती। अब आपको सीधे ले चलते हैं प्रयागराज, जहां भूटान के नरेश महाकुंभ दौरे पर आए हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भूटान के नरेश आपको नजर आ रहे होंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है और आज महाकुंभ दौरे पर नामग्याल वांगचुक पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं भूटान नरेश। मैक्स एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आ सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। तो महाकुंभ दौरे पर हैं भूटान नरेश। महाकुंभ पहुंचे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। नरेश जिग्मे खेसर कुछ ही देर में, उनके साथ उनके जो अधिकारी है वो भी मौजूद है। तो ये सीधी तस्वीर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां प्रयागराज में महाकुंभ में भूटान नरेश पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भी बेहद उत्साहित हैं और ये बेहद भव्य मंजर है और लगातार विदेशों के जो दिग्गज है वो भी आ रहे हैं और आज भूटान नरेश महाकुंभ पहुंचे हैं, महाकुंभ के दौरे पर हैं। 10 बजे ही वो प्रयागराज पहुंचे थे
जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया था और अब कुछ ही देर में वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो यह रेल घाट है जहां पर वो स्नान करेंगे। ये वीवीआईपी घाट है। तो भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वो महाकुंभ पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे भूटान नरेश। उसके बाद संगम में स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो संगम नोच पर स्नान करेंगे भूटान नरेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है। तो संगम में स्नान और पूजन के बाद भूटान नरेश अक्षय वट और हनुमान मंदिर भी जाएंगे, जहां पर वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो महाकुंभ का जो अनुभूति केंद्र है उसका भी अवलोकन करेंगे भूटान नरेश और फिर वहां से त्रिवेणी संकुल जाएंगे। और आज ही भूटान नरेश रवाना भी हो जाएंगे। दोपहर के बाद ये कहा जा रहा है कि वो रवाना होंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि अब महाकुंभ पहुंच गए हैं, संगम घाट पर पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में संगम नोच पर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। त्रिवेणी में स्नान करेंगे और जो मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने का उसे पूर्ण करेंगे। तो कुछ ही देर में भूटान नरेश त्रिवेणी में स्नान करेंगे। उससे पहले पूजा की जा रही है और उसके बाद त्रिवेणी में वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। अरेल घाट पर त्रिवेणी में वो स्नान करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ अभी प्रयागराज में मौजूद है और क्योंकि अरेल घाट पर स्नान करना है तो जो वीवीआईपी अरेंजमेंट है वो भी व्यवस्थाएं तमाम कर ली जा चुकी है और कुछ ही देर में त्रिवेणी में स्नान करते हुए भूटान नरेश नजर आएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, माफ करिएगा, और वहां पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो भूटान के नरेश आज प्रयागराज के दौरे पर है, वो महाकुंभ पहुंचे हैं और जो महाकुंभ की भव्यता है वो विदेशों में भी प्रचलित हो रही है। ऐसे में आज संगम नगरी पहुंचे हैं भूटान नरेश। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और कुछ ही देर में, क्योंकि अभी पूजा अर्चना की जा रही है, कुछ ही देर में त्रिवेणी में स्नान करते हुए भी भूटान नरेश नजर आएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।